बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि मंगोल कौन थे और इन्होंने कैसे इलाके फ़तह किए और इनके हुक्मरान बदलते क्यों रहे। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा गोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तबाह करके रख दिया। चंगेज़ खां की सिफात दानिश की रुत पर सवार मंगोल मौत और तबाही का ख़तरा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर और इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क इनके आगे सरखरू होते चले गए। बस चंद अशरों के अंदर अंदर में खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज़ खां के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए, जिसे तारीख ने मंगोल सल्तनत के नाम से याद किया है। नाजरीन, मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। इन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। इस ज़माने में ज़्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक ज़ोर आवर जंगजू और माहिर तीर अंदाज था। नाजरीन, हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते थे। नाजरीन, मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है कि ये खाना बदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देती थी। मंगोल हर वो चीज़ जो खाई जा सके खाते थे। मौरखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़ी रुग़बत से खाते थे और लोमड़ियाँ और भेड़िए इनके दस्तरख्वां की जीनत होते थे। खाने को कुछ ना मिलता तो मंगोल इंसान का गोश्त खाने और खून पीने से भी गुरेज नहीं करते थे। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक़ है तो वो शामो नज़म और तंगोरिज़म मज़हब के पैरोकार थे, जिसमें शमन इनके पेशवे का किरदार अदा करता था। इनका ये अकीदा था कि शमन रूहों को कंट्रोल करता है, हमारी हिफाजत करता है। नाजरीन, अगर मंगोलों की तारीख़ पर बात करते हुए अगर खमीर का जिक्र ना किया जाए तो बात बीच में रह जाती है। खमीर मंगोलों की पसंदीदा मशहूर ज़माना शराब थी जिसे वो घोड़ियों के दूध से तैयार करते थे। ये शराब पीकर शोर मचाना और मखसूस ढोल की थाप पर रक्स करना और एक दूसरे को ललकारना इनके मज़हब का हिस्सा था, जो इनका पेशवा यानी शमन खुद करवाता था। नाजरीन, मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तमोजन नामी एक सरदार की सरबराही के तहत सन 1162 ईस्वी से 1227 ईस्वी के दौरान मुत्तहिद हो गए। इन कबीलों को मजमूई तौर पर तातार कहा जाता था, मगर कुछ मौरखीन ने मंगोलों के तातार होने से इनकार किया। नाजरीन, इनका कहना है कि मंगोल कबीले के अलावा बाकी कबीले तातार थे, मगर जब तातारियों ने मंगोल लश्करों के साथ यूरोप का रुख किया तो वह उन्हें मजमूई तौर पर तातार या तार कहा जाने लगा। सन 1206 ईस्वी में मंगोलों ने तमोजन को चंगेज़ खां का लक़ब दिया। इस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। इसके अलावा इसे खाकान यानी अजीम खान का लक़ब भी दिया गया। मंगोलों के यहाँ एक अजीब रस्म थी कि अपने बेटे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखते थे। जैसे चंगेज़ खां का असल नाम तमोजन था और यह नाम इसके बाप ने अपने एक दुश्मन तमोजन को मारकर इसी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। नाजरीन, चंगेज़ खां के लश्कर ऐसे तीर अंदाज़ों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर भी तीर चलाने में माहिर थे, इसलिए वो इतनी तेज़ी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन इनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते थे। इसी तरह मैदान जंग हज़ारों मील तक फैला होता। इनका रेटा इंसाइक्लोपीडिया
میڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نیپولین اول سے بہت آگے تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، مگر جوزجانی نے چنگیز خان کو قصائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، مگر یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچو کو فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگ گئے۔ ناظرین، جب آخرکار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا دیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی تیار کیے۔ شاہراہ ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا، اس نے آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ تو بس تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں کے نگران نے ان سب کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہریوں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ ناظرین، انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ قاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر یعنی تقریباً 8,000 میں گھوڑوں پر سفر طے کیا۔ کچھ تاریخ والوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جس سے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مسائل کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سونگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ ناظرین، یورپ میں اس نے فتح حاصل کی اور سونگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1236 عیسوی میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دریائے وولگا کے علاقے پر حملہ کیا، پھر انہوں نے دیگر روسی شہریوں پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دیا جائے گا تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا
तेल बरसाया। जब एक शहर की दीवार गिर जाती तो मंगोल इसके बाशिंदों में इस हद तक खून रेजी करते कि तकरीबन कोई शख्स जिंदा नहीं बचता। मंगोल लश्कर पोलैंड और हंगरी में तबाही मचाते हुए उस इलाके की सरहद पर पहुंचे जो आज जर्मनी कहलाता है। मगर भी यूरोप के लोग उस बात की तवक्को कर रहे थे कि मंगोल इन पर हमलावर होंगे, मगर कोई ऐसी बात वाक़या नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर 1241 ईस्वी में उक्ताई खान फोत हो गया। इसलिए तमाम फौजी कमांडर एक नए हुक्मरान को मुंतखब करने के लिए मंगोलिया के दारुल हुकूमत कुराकरम वापस लौटे तो 6000 किलोमीटर यानी तकरीबन 4000 मील दूर वाक़या था। उक्ताई खान के बेटे क्यूक खान को खाकान के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। क्यूक खान की तख्त नशीनी के वक्त एक अतालवी रहबर भी दरबार में हाजिर था। उसने 15 महीने का सफ़र तय किया ताकि वो क्यूक खान तक पोप इनोसेंट चहारम का एक पैगाम पहुंचा सके। पोप ने मंगोलों से ये वादा चाहा कि वो दोबारा से यूरोप पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा वो इन्हें ईसाई मज़हब को कबूल करने की तरगीब देना चाहता था। क्यूक ने ऐसा वादा करने से इनकार किया। इसने पोप को यह पैगाम भेजा कि बाशिंदों का एक टोला अपने साथ लाकर मेरे पास आओ और मेरी ताज़ीम करो। नाजरीन, सन 1251 ईस्वी में मंगू खान अगला खाकान बना। अपने भाई किबलाई खान समेत इसने जनूबी चीन में वाक़या सुंग सल्तनत पर हमला किया। फिर इसके साथ साथ मंगोलों के एक और लश्कर ने मगरब का रुख किया। उस लश्कर ने शहर बगदाद को खाक में मिला दिया और शहर दमिश्क को शिकस्त दी। उस वक्त ईसाई मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग लड़ रहे थे। वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि मुसलमानों ने मंगोलों के हाथों शिकस्त खाई है। यहाँ तक कि बगदाद में रहने वाले ईसाई अपने मुसलमान पड़ोसियों को कत्ल करने लगे और इनके घरों को लूटने लगे। अब ऐसा लग रहा था कि मंगोल लश्कर मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा, मगर ऐन उस वक्त मंगू खान की मौत की खबर मिल गई। एक बार फिर मंगोल फौज अपने वापस लौटी। नाजरीन, इन्होंने सिर्फ 10,000 सिपाहियों को सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा किया। थोड़े ही अरसे बाद मिस्री फौज ने इस कदर छोटे लश्कर का नामो निशान मिटा दिया। तहम जनूबी चीन की जंग में मंगोल लश्कर में सुंग सल्तनत के खिलाफ फतह हासिल कर ली। किबलाई खान इस सल्तनत पर हुकूमत करने लगा और इसे युआन का नाम दिया। उसने एक नया दारुल हुकूमत तामीर किया जो आज बीजिंग के नाम से मशहूर है। सन 1279 ईस्वी के लगभग किबलाई खान ने चीन के उन इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली जहां सुंग सल्तनत के हुमायती बाकी थे। इस तरह चीन तकरीबन 370 साल के बाद पहली बार मुत्तहिद हो गया। नाजरीन, सन 1300 ईस्वी के लगभग मंगोलों की सल्तनत में शगाफ पड़ने लगे। चंगेज़ खां की औलाद में से बाज़ अफराद ताकत आजमाई करने लगे, जिसके नतीजे में मंगोल सल्तनत के दिगर हिस्सों में मुख्तलिफ खान हुकूमत करने लगे। इसके अलावा मंगोल इन इलाकों की तहजीबों को अपनाने लगे जिन पर इन्होंने फतह हासिल कर ली थी। चीन में भी किबलाई खान की औलाद एक दूसरे से ताकत आजमाई करने लगी, जिसकी वजह से वो अपना अख्तियार खोने लगे। चीनी लोग नाकस हुक्मरानों की करप्शन और खराज के बोझ से उकता गए थे, लिहाजा इन्होंने सन 1368 ईस्वी में मंगोलों के तख्त को उल्टाकर युआन सल्तनत को ख़त्म कर दिया। एशिया और यूरोप पर मंगोल एक आंधी की तरह आए, थोड़े ही अरसे के लिए जोरों पर रहे और फिर आंधी की तरह जल्द ही थम गए। नाज़रीन, इसके बावजूद मंगोलों ने एशिया और यूरोप के नक्शे पर अपना निशान छोड़ दिया। दर हकीकत आज भी मंगोलिया में चंगेज़ खां को बाबाए कौम ख्याल किया जाता है। आज भी अगर कोई रेलगाड़ी में सवार होकर झील बेकाल से गुजरकर रास्ते में पड़ने वाला दरिया उनून अबूर करे तो वो मंगोलिया पहुंच जाता है। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।